बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़फ़र अब्बास है। करंटली मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर लेबर हूँ भक्कर में, और जॉब ब्यूरो में मैं बतौर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग अथॉरिटी के यहाँ पे साथ में अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज जो हमारा सेशन हो रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारा जो यहाँ का सीनियर स्टाफ है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो थीम है आज का, वो ये है कि अक्सर बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के बाद उनके लिए जो परेशानी होती है वो ये होती है कि इंटरव्यू किस तरह से दिया जाए, और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे मेथड्स हैं जो वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छा इंटरव्यू दिया जा सकता है। तो आज हम हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यू किस तरह से दिया जा सकता है। हमें अक्सर जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने अब अप्लाई कर दिया है नायब तहसीलदार के लिए, तहसीलदार के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए और म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए। तो हम शुरू से ही इनकी तैयारी के साथ साथ इनके इंटरव्यू को तैयार करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर से मुराद है आपका डिपार्टमेंट, और जो रिक्रूटमेंट हो रही होती है वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के हो रही होती है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक उनका जो मेंबर होता है वो बतौर चेयरमैन उसमें पार्टिसिपेट करता है, और साथ जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो उनके डिफरेंट अदर रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी शरीक हो रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उस वक्त ज्यूरी के मद्देनज़र होती है वो होती है सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ सूटेबल जॉब, कि एक ऐसा कैंडिडेट लेना जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। हमारे बच्चे अक्सर इस जहन के साथ जाते हैं कि अगर हम एक हायर क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे मेंबर के साथ तो मेंबर इम्प्रेस हो जाएगा, हम एक बड़ी एलेबरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो मेंबर उससे बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा, और वहाँ पे जाके बच्चे जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जब उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं तो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है और इन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल किया जाता है। आमतौर पर जब जाते हैं आप तो आपकी सीवी जो ज्यूरी होती है वो पहले डिस्कस कर रही होती है कि आप कौन हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो क्या वो उस जॉब से रिलेटेड है जिस जॉब के लिए आप आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि जब आपको एक क्यू में बिठाया जाता है और जब आपको कॉल किया जाता है तो जैसे आपको कॉल किया जाए आपने फ़ौरन एंटर नहीं होना। इस दौरान में जो आपका ये एक बफ़र होता है, थोड़ा सा आप रुकते हैं। आप देखते हैं कि हमारी बॉडी अक्सर जब हमें कोई शॉक आता है तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी जो है हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो डालते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी जो सांस है वो बड़ी तेज़ी के साथ आने लग जाता है, सांस उखड़ जाती है, और हम कुछ हद तक हवास बाख्ता से हो जाता है। हर किसी के साथ होता है। तो आपने ये करना है कि जो ही बेल होती है या आपको बुलाया जाता है आपने फ़ौरन दौड़ के अंदर दाखिल नहीं हो जाना, बल्कि कुछ देर के लिए आपने रुक जाना है। इसके बाद जब आप दरवाज़े पे जाते हैं अक्सर ये होता है कि एक जो पीएन है वो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की एथिक्स में है कि एक उनका जो पीएन होगा आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा और आप उसमें एंटर होंगे। तो आपने ये करना है कि जो ही आपके लिए दरवाज़ा खुलता है या दरवाज़ा खुला हुआ है, आपने दरवाज़े के बिल्कुल सामने वाले हिस्से पे जहाँ से मेंबर और उसके साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं वो आपको अच्छी तरह से देख रहे हो, वहाँ जाके आपने बड़ी अच्छी तरह से नॉक करना है। अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि क्योंकि हमें ऑलरेडी वो हमारे टाइम पे वो बुला चुके होते हैं और हमें कहा जाता है और पीएन भी हमें लेके जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यू एथिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप नॉक ज़रूर करें, और नॉक लाउड नॉक होना चाहिए। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता से आप दरवाज़ा बजाएं, बड़ी अच्छी तरह से बैंग करें दरवाज़े को, अपनी एक उंगली के साथ बैंग करें या उल्टी उंगली के साथ बैंग करें। फिर जैसे ही मेंबर आपकी तरफ
मुतवज्जे हो जाता है तो आप उसे इजाज़त लें कि मे आई कम इन सर, या जिस भी अच्छे अंदाज में आप इजाज़त ले सकते हैं आप इजाज़त लें। और उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो ये है कि आपने सिर्फ मेंबर को सलाम नहीं करना, जो चेयरमैन बैठा होता है उस वक्त मेंबर, उसको सलाम नहीं करना, या तो जो सारी ज्यूरी बैठी हुई है उसकी तरफ मुंह करके उनको सलाम करें, या फिर अलग अलग से सारे बंदों को इंगेज करें। चेयरमैन की तरफ मुंह करके आप उसको कहें कि अस्सलाम वालेकुम, फिर जो साथ रिप्रेजेंटेटिव बैठा है उसे कहें अस्सलाम वालेकुम, फिर साथ वाले को अस्सलाम वालेकुम। अब इसे होता क्या है, होता यह है कि तमाम लोग जो हैं उनके पास मार्क्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप जितना उन लोगों को वेटेज देते हैं तो उससे एक अपॉर्चुनिटी आपकी जब इंक्रीज़ हो जाती है कि वो सारे लोग आपके साथ इंगेज हो गए, और इस इंगेजमेंट के नतीजे में आपको जो नंबर मिलने थे वो नंबर आपके बास्केट में ज़्यादा आएंगे। इन लोगों ने इंगेज किया, उसके बाद अब चेयर के साथ खड़े हो जाएं। अगर तो चेयरमैन ख़ुद से आपको कह देता है कि हैव सीट, तो आप हैव ए सीट के बाद आप आराम से उस चेयर में बैठ जाएं। अगर वो मेंबर नहीं कहता आपको तो फिर बेहतर है कि आप मेंबर से पूछ लें कि मे आई हैव सीट प्लीज़, तो वो आपको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, आप आराम से अपनी चेयर में बैठ जाएं। अगर मेंबर इस दौरान भी आपकी सीवी पढ़ने में मसरूफ़ हैं तो आप बड़े आराम से अपनी चेयर में बैठ जाएं। आपको ये नहीं कि बिल्कुल टेक लगा के या रिलैक्स हो के ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े से अटेंटिव हो के बैठें। जैसे ये थोड़ा सा आप सामने की तरफ ऐसे झुकें और अपने हाथ जो हैं या तो क्रॉस नहीं करनी, फिंगर्स क्रॉस नहीं करनी है, या तो इस तरह से हाथों को जोड़ के रखें, या अपने घुटनों पे हाथ रख लें, या जो चेयर के आर्म्स हैं उन पे हाथ रख लें। जहाँ भी आपको इजी फील होता है आप वहाँ पे हाथ रख के इंतज़ार करें। फिर मेंबर ओपन करने का आमतौर पर तरीका ये होता है कि या तो मेंबर आपको कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर वो कहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो फिर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर वो आपका इंट्रोडक्शन दे देता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आपने उसके मुताबिक नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करना है। और जब आपको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो फिर आप उस दौरान खामोश रह के ये देखें कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगर आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका ये देखिए कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत ब्रीफ होना चाहिए, उसमें आपको प्रिसाइज होना चाहिए, बड़ा ब्रीफ तरह से अपने आप को बता दें। जैसे कुछ बच्चे हमारे जो है वो शुरू करते हैं कि मैट्रिक में ये किया, एफए में किया, बीए में किया, अपने वालिद का बताने लगे, सारी चीज़ ऐसे नहीं बताना होता। आपने सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा बताना है और टॉप क्वालिफ़िकेशन बतानी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझसे इंट्रोडक्शन हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आई एम ज़फ़र अब्बास ख़ान, आई हेल फ्राम भक्कर, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन पोलिटिकल साइंस, करंटली आई एम डूइंग एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर भक्कर। तो इसके बाद चेयरमैन अगर आपको कहता है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा और बताइए, या इस किस्म की चीज़ें तो आप शेयर करें। अदरवाइज़ आप चेयरमैन का जो अगला क्वेश्चन होता है उसका इंतज़ार करें। अगली चीज़ जिसके बारे में बहुत आप लोगों ने ध्यान रखना होता है उसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट, कि आपका चेयरमैन के साथ या जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है उसके साथ बहुत अच्छा आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। आप उसकी अच्छी तरह से उसकी फेस रीडिंग भी कर रहे हों, उसकी आंखों में देख के, आपकी आंखें देखने का अंदाज़ पोलाइट होना चाहिए, लेकिन आप उसकी आंखों में देख के बात करेंगे और उनके आंसर को आपने सुनना है। सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने खामोश होना है, इसको बफर कहते हैं। ये इसलिए लिया जाता है कि आप इसे एक शो होता है कि आपने उनका जो क्वेश्चन था वो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन था और आपने उसको समझने की कोशिश की है और फिर समझ के आपने एक आंसर किया है। आंसर फिर ब्रीफ होना चाहिए। अगर उसने आपसे एक पहलू पूछा है तब उसी एक पहलू पे आ जाए, ज़्यादा लंबे आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जैसे जैसे आपसे क्वेश्चंस होते जाते हैं आप उस अपने क्वेश्चन जो है उनको आंसर करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उस पर सॉरी करें। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको बात की समझ नहीं आ रही होती है, चेयरमैन ने एक सवाल किया, आपको समझ नहीं आती, तो उसका बड़ा खूबसूरत सा तरीका होता है कि आप उन्हें अपना कान और अपनी जो अपना चेहरा है वो आगे लेके आएँ और उन्हें कहें कि सॉरी सर। अब ऐसे कहते हैं तो फिर वो दोबारा से अपना सवाल दोहराते हैं। फिर आप अच्छी तरह से उनके सवाल को समझें, उनको आंसर करें। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अक्सर आपसे कहा जाता है कि आप अपनी 2 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ बताएं। आपको पहले से 2 ऐसी पर्सनैलिटीज़ तैयार करके रखनी चाहिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो।
अक्सर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए कहा जाता है, तो आपको अपनी हॉबीज़ का पता होना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी का, अपने आप का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है कम से कम 2 उनका पता होना चाहिए। एक और बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन है वो किया जाता है कि आप अपनी 2 वीकनेस बताएं। तो आप अपनी ऐसी वीकनेस बताएं जो सोशल इविल्स ना हों, जो समाजी बुराइयां ना हों। और एक बात मेरी ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आप कोई ऐसी वीकनेस बताते हैं तो फ़ौरन आपने उसका सलूशन भी बताना है। जैसे आप मसलन एक ऑफिसर है, वो इंटरव्यू देने के लिए गया है, तो उसे वीकनेस का कहा जाता है, तो वो कहता है कि सर मैं बहुत सारा टाइम ऑफिस में लगाता था, घर वालों को टाइम नहीं दे सकता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे फ़ील हुआ है सर कि इस तरह तो मेरे घर वाले जो है इग्नोर हो रहे हैं, तो अब मैं अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो डाउन द ट्रैक जो मेरे नीचे लोग बैठे हैं उनको भी असाइन करता हूँ, और इस तरह से और लोगों को असाइन करने से मेरा अब टाइम बच जाता है। आपने वीकनेस बताई है, वो आपकी वीकनेस जानने में उसे इंटरेस्ट नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि अगर इसकी कोई वीकनेस है तो क्या इसके बाद कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी प्लानिंग है इसके बाद कि इसको दूर करने के लिए फिर इसने क्या किया है। आप फ़ौरन अपनी स्ट्रैटेजी देंगे, अपना साथ में ये बताएंगे कि आपने इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया हुआ है। इसके बाद आपका विज़न कि आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं। आपका विज़न ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी देर के लिए जॉब में आना चाहता हूँ, इसके बाद मैं जॉब को क्विट कर जाऊँगा, मैं CSS कर जाऊँगा, मैं PMS करने के बाद एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊँगा। अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो उसे बताएं कि मैं तहसीलदार बनने के बाद जब ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लूँगा तो उसके बाद मेरे पास चांस है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँगा, इसके बाद मैं ADCG या ADCR बन जाऊँगा, फिर मैं डिप्टी कमिश्नर बनूँगा। उन्हें शो करें कि आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इस जॉब में रुकने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो इस हवाले से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों या कुछ क्यूरीज़ हों। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बाकी लोगों से मुनफरद बनाएगी इंटरव्यू में? हाँ, ये आपको बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे जो मुनफरद चीज़ बनाती है वो आपका विज़न बनाता है। आप उन्हें एक विज़न दें। विज़न ये होना चाहिए कि 2 चीज़ें, एक तो आपको रियल विज़न होना चाहिए, उसमें आपका अपने बारे में शुरू यहाँ से करना चाहिए कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन साथ में आप उन्हें बताएं कि इससे आपकी जो स्टेट है, इससे जो आपकी कंट्री है, उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा। आपका विज़न मतलब ऐसे कहना चाहिए कि 2 फोल्ड होना चाहिए। एक तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी शख्सियत, आपकी फ़ैमिली के बारे में कि एक अच्छी जॉब है, इससे मेरा मोरल बुलंद होगा, इससे मेरा सोशल स्टेटस बुलंद होगा, इससे मेरी फैमिली को खुशी हासिल होगी, और ये मेरे मुल्क के लिए, कंट्री के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट है। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट है जो एक स्टेट है। स्टेट वो होती है जो रेवेन्यू जनरेट करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है और फिर अपनी कंट्री को रेवेन्यू देती है। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं एक स्टेट का पार्ट बन रही हूँ, तो मुझे स्टेट बनते हुए, स्टेट का पार्ट बनते हुए मुझे फ़ख्र होगा। आप अपना विज़न आपका जितना क्लियर होगा, डेडिकेशन जितनी शो करेंगे, फिट फॉर जॉब जितना शो करेंगे, तो ये दूसरों से आपको डिफरेंशिएट करेगी चीज़। सर, ड्रेस कोड कितना इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए? मैं बीइंग अ फीमेल इसलिए ये बात पूछना चाहती हूँ कि अक्सर सुना है कि फीमेल अगर देरी करती हैं तो उनका मतलब वो सिलेक्ट नहीं होंगी, या अगर आगे वाले इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से करना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। तो इसका ये है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, और पर्सनैलिटी में सबसे जो खूबसूरत चीज़ होती है वो आपकी ड्रेसिंग होती है। आपका मेंबर, चेयरमैन, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो उस वक्त डिपार्टमेंट के आए होते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा कितनी तरह से तैयार हो गया है। तैयार से मुराद ये नहीं होता कि बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ हो या आपने बहुत एक्सपेंसिव पहना हुआ। जो अगर आपने जो भी ड्रेस पहना हुआ है वो अच्छी तरह से तैयार हुआ हो, अच्छी तरह से अपने को प्रेस किया है, अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, इससे शो होता है कि इस जॉब के लिए आप कितना इंटरेस्ट लिया है आपने, और इस जॉब के लिए आपने ड्रेसिंग को कितना टाइम दिया। जहाँ तक ये बात है कि वेल करने या ना करने का, या किस किस्म के ड्रेस लेने या किस किस्म के ड्रेस ना लेने का, इससे आपकी जॉब से या आपकी जॉब हासिल करने से इसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्योंकि जो मेंबर है, अक्सर ये होता है कि मेंबर आपके एक बड़ी अच्छी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन से एक रिटायरमेंट के बाद जो है वो आके बैठे होते हैं, बड़ी उम्र गुजार चुके होते हैं, उन्हें आपके ड्रेस से इंटरेस्ट नहीं है। ड्रेस से सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि आपकी पर्सनैलिटी नो डाउट बहुत काउंट करती है,
पर्सनैलिटी अब जितने खूबसूरत लग रहे हैं, दूसरे बंदे को साफ ज़ाहिर है उससे अच्छा फ़ील होगा, लेकिन वो देखना ये चाहता है कि अगर इसको जॉब के लिए लिया जाए तो क्या ये बंदा जॉब के लिए फ़िट है। अगर इसको सपोज़ तहसीलदार के लिए बंदा गया, अगर इसको तहसीलदार बना लिया जाए तो क्या तहसीलदार काम करेगा, और तहसीलदार कितनी कामयाबी के साथ ये काम करेगा, इसका विज़न क्या है, डेडिकेशन टुवर्ड्स द जॉब क्या है, एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द जॉब क्या है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द जॉब क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है टुवर्ड्स द जॉब, वो कितना लिंक करता है इन चीज़ों को। तो आप कामयाबी यही है कि ड्रेस तो नो डाउट इसमें काउंट करता है, साथ में आपकी तमाम चीज़ें जो है उनकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें स्पेसिफ़िक जॉब के लिए आपने तैयार की हैं और सारी चीज़ें लिंक करती हैं। आप जॉब करना चाह रही हैं और जॉब में एग्जिस्ट करेंगी तो नो डाउट आपका जो है उसमें मैं यही कहूँगा कि आपको अच्छी तरह से सबसे पहले अपने ड्रेस का, अपनी प्रिपरेशन का ख्याल करना चाहिए। आपका ड्रेस जितना अच्छा होगा उस दिन के हवाले से, जितनी अच्छी तरह से शो करेगा, तैयार हो के आएंगे, उतना आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स द जॉब जो है वो शो होगा, और ये बहुत जो है वो काउंट करता है आपको उस दिन के लिए। जैसा कि हमने सुना है काफ़ी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि आपने जो इंटरव्यू है वो आप इंग्लिश में अगर उनके आंसर करते हैं तो उसके आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, उर्दू में देते हैं तो उसके आपको कम मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके मार्क्स से। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है, या जैसे एक मिथ है कि आपने इंग्लिश में ही देने हैं या उर्दू में ही देने हैं, या जो हमें इजी लगे लैंग्वेज, या जिसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें अच्छी तरह से, तो हम उर्दू अगर यूज़ कर सकें वहाँ पर एज अ लैंग्वेज? देखिए मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, मैंने काफ़ी जॉब्स के लिए मैंने 7-8 मरतबा मेरा उसमें कामयाबी भी रही। तो मैंने ये देखा है कि आपके जो मेंबर्स हैं, ये ज्यूरी है, उसको इससे कंसर्न नहीं होता कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं। उसको इस चीज़ से ज्यूरी को कंसर्न होता है कि जो आपने कहा है क्या वो मुताबिक था उस चीज़ के जो पूछना चाह रहे हैं। इस चीज़ को कहते हैं कि रिलेटिविटी और कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन ये है कि उसने आपसे क्वेश्चन किया है, वो डिमांड ये कर रहे होते हैं कि क्या आपने उनके क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुना है। सबसे पहले जो टेक्निक ली जाती है वो उस टेक्निक होती है टू बी अ गुड लिसनर। वो ये देखते हैं कि क्या ये गुड लिसनर है, इसने मेरी बात को सुना है। बाज़ दफ़ा बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के सवाल कर दिए जाते हैं, बड़े अजीब से सवाल होते हैं, लेकिन जो अच्छे इंटरव्यूई होते हैं वो उनके हर बात को वेट देते हैं, वेटेज देते हैं, बहुत सी आम बातों को बड़ा वज़नी बना के दोबारा से आंसर करते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि जो चीज़ वो मेंबर आपसे पूछना चाह रहा था आपने वो आंसर किया है, और तमाम चीज़ों की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी टुवर्ड्स जॉब। मसलन आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके तमाम आंसर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स दी डिसिप्लिन, टुवर्ड्स दी फोर्स, कि आपको फोर्स जॉब पसंद है, आप डिसिप्लिन्ड हैं। आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है तो आप हर दफ़ा उनको जो आंसर करते हैं वो ऐसा शो करता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप एक डिसिप्लिन लाइफ को पसंद करते हैं, आप फोर्सेस की जॉब को पसंद करते हैं। ड्रेसिंग की बात होती तो आपको ऐसा शो करते हैं कि यूनिफॉर्म में बहुत इंटरेस्ट है आपको। अगर आपकी लाइक्स की बात की जाती है तो ऐसी बातें आप करते हैं कि जो यूनिफॉर्म के लोग हैं आप उनको बहुत लाइक करते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, उर्दू बोलना, इंग्लिश बोलना, ये अब इस लेवल का जो मेंबर है, जिस बड़े लेवल पे मेंबर बैठा होता है, जूरी के जो अदर रिप्रेजेंटेटिव जो उस दिन के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उर्दू में आप आंसर करते हैं, इंग्लिश में आंसर करते हैं, आप क्या आंसर करते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी टोन क्या थी, आपका एक्सेंट क्या था, आपने कितनी अच्छी तरह से चीज़ को ग्रिप किया, कितनी अच्छी तरह से बताया, और आपकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द जॉब कितनी थी। क्या उसका एक आंसर जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए उसको भी आपने मोल्ड किया और टुवर्ड्स जॉब लेके आए। हर चीज़ को इस तरह से मोल्ड करते हैं तो फिर बहुत सारे नंबर और बहुत सारे। सर जी, ये आजकल देखने को मिल रहा है कि पीपीएससी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लो आ रहे हैं, तो इसमें तीन चीज़ें मेरे ख्याल में हैं, तीन अवामिल के। या तो स्टूडेंट्स सीरियसली इसको नहीं लेते, ना अपनी स्टडीज़ को लेते और ना ही इंटरव्यू या उसको अपनी प्रिपरेशन को। दूसरा, या तो सिस्टम की ख़राबी है, या तीसरा जो उनको स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरनमेंट मिलता है वो कुछ इम्पैक्ट्स मतलब उनके डाउनफॉल के लिए या उनकी फेलियर का बन रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये जो पीपीएससी के रिज़ल्ट लो आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? देखिए मैं जहाँ तक सिस्टम की बात होती है, ये सिस्टम बहुत देर से काम कर रहा है, बहुत कामयाब सिस्टम है,
और इसने पंजाब को पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं जिनका आज नाम है। मैं ये समझता हूँ कि एक तालिब इल्म नो डाउट बड़ी अच्छी तरह से उनकी तैयारी होती है। एक बच्चा जो 1 लाख कैंडिडेट में से का देता है, उसमें से 1/5 की रेशो से कुछ हज़ार में आ जाता है, तो एक कामयाब बच्चा होता है, उसने बड़ी अच्छी मेहनत की होती है। अब होता ये है कि हम जब रिटन टेस्ट की तैयारी शुरू करते हैं तो साथ में हमें ये ख्याल नहीं होता जहन में कि स्क्रीनिंग, ये जस्ट स्क्रीनिंग है, कि स्क्रीनिंग के बाद हमें इंटरव्यू पैनल के सामने भी बैठना है और उस ज्यूरी के सामने हमें कुछ चीज़ों के आंसर करने हैं। एक इंटरव्यू प्रोसेस है, और मेरे पास जहन में रखें कि इंटरव्यू इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस। इस साइंटिफिक प्रोसेस की साइंटिफिक ग्राउंड्स पे और साइंटिफिक जो ट्रैक है उस पर जाके हमें शुरू से ही तैयारी करने की ज़रूरत होती है। सर सबसे पहले एक जो बड़ा आम सा क्वेश्चन होता है, आपसे किया जाता है कि आपने अपनी आखिरी बुक कौन सी है जो आपने रीड की है। तो अक्सर बच्चों ने कोई किताब नहीं पढ़ी होती है। आपसे कहा जाता है कि कभी आप अपनी पर्सनैलिटीज़ के बारे, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएं, हमने कोई इस पे काम नहीं किया होता। आपको अच्छी तरह से जनरल नॉलेज की तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो कहीं पीछे आप भुला जाते हैं। जब सब्जेक्ट के क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप अक्सर उसमें परेशान हो जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप कोई फ़ारसी के 2 शेर सुना दें, आपको फ़ारसी के वो 2 शेर नहीं आ रहे होते। इवन मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे कहा कि कुछ जो फ़ारसी के शोरा हैं उनके नाम बता दें, तो मुझे नाम नहीं आ रहे थे उस वक्त। तो होता क्या है कि हम इंटरव्यू को शुरू से साथ साथ तैयार नहीं करते, ये एक सिमल्टेनियस प्रोसेस है। जो ही आप स्क्रीनिंग के लिए या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपनी तैयारी करते हैं रिटन टेस्ट की, तो सिमल्टेनियसली आपको इंटरव्यू की तैयारी करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप तैयार नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा किसी बच्चे ने 30-35 दफ़ा अपने रिटन टेस्ट पास कर लिए, स्क्रीनिंग के लिए करने के बाद क्वालिफाई हो गया, और उसकी इंटरव्यू जो है ड्रॉप हो जाता है। वजह यह है कि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इंटरव्यू वाले दिन भी अपना जनरल नॉलेज की तैयारियां कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या है, लार्जेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। इंटरव्यू बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपसे आपके जो आपका हमारा खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश की जाती है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़, आपकी हॉबीज़, लाइक्स डिसलाइक्स, इन चीज़ों पे, और फिर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको जानने की कोशिश की जाती है। एंड थर्ड, आपका विजन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दी जॉब, जो आपका गोल है। तो अक्सर बच्चे बगैर गोल के तैयारी शुरू कर देते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, पूछा जाए कि आपके गोल क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हुए, तो वो गोल अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे होते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, तो शुरू दिन से ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी आप शुरू करें, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और इस साइंटिफिक प्रोसेस को अगर शुरू से साइंटिफिक ग्राउंड्स पे और साइंटिफिक ट्रैक्स पे आप तैयार करना शुरू करेंगे, तो फिर सिर्फ कामयाबी जो है वो आपके साथ साथ चलेगी। दूसरा, आपको मैंने अपने कई लेक्चर्स में कहा कि आपको अच्छे अच्छे ख्वाब देखने चाहिए शुरू से। आपको जिसे ब्राउन स्टडी कहते हैं, डे ड्रीमिंग कहते हैं, आपको शुरू से ही अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। जितना आप अच्छी उम्मीदें रखेंगे, अच्छे ख्वाब देखेंगे, बड़े बड़े अपने सामने गोल्स बनाएंगे, उतनी जल्दी आप कामयाबियाँ समेटेंगे। सर, ये जो कहा जाता है रिसेंटली उसका इकोनॉमिक्स का रिजल्ट है लेक्चरर का, उसमें सीट्स थी मोर देन 70, लेकिन उन्होंने जो पास किया रिटर्न में तो 30-40 की रेशो में। तो क्या सर तहसीलदार के लिए भी एक्सपेक्टेड है, कैसा हो सकता है? देखिए, मैंने तो शुरू से जितनी चीज़ें हैं उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जैसे हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ग्लास हाफ एंड ग्लास फुल, ग्लास एम्प्टी एंड हाफ ग्लास एम्प्टी एंड हाफ ग्लास फुल वाली बात होती है। तो आप उनमें देखिए कि वो लोग भी तो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब देखिए, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की ये पॉलिसी है, और ऑन मेरिट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने रिटन टेस्ट प्रिपेयर करके तमाम बच्चों को ऑफ़र करती है, बच्चे देते हैं, और उन पे बाकायदा जो मशीनें हैं उसकी करके उनके नंबर लगा के, तो आपके सामने बाकायदा से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बाकायदा आपको नंबर भी बताती है कि आपने कितने नंबर लिए हैं और क्या उसका मेरिट बना, क्या क्राइटेरिया थी, किस पैरामीटर पे उसको रखा गया। अगर आपको उसमें कुछ होता है तो दोबारा से 200 रुपये फीस दे के वो बच्चे दोबारा अपनी रीचेकिंग भी करवा लेते हैं। अब देखिए,
पब्लिक सर्विस कमीशन को या किसी भी इदारे को आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को कम उन्होंने पास किया। आप देखें कि एक ही पेपर था, तमाम लोगों को दिया गया, जिनकी तैयारी अच्छी थी उस सेशन में वो बच्चे पास कर गए। और एक बात मेरे जहन में रखें कि बाज़ दफ़ा ये सच है कि कुछ दिन हमारे लकी डेज होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें बड़ी अच्छी तरह से आते हैं, और एक दूसरे दिन में वही बच्चा जिसने अच्छा परफॉर्म किया और टॉपर होता है, एक और पेपर में वो रह जाता है, और एक पेपर में जो बच्चा रह जाता है दूसरे पेपर को टॉपर होता है। तो आप अच्छी उम्मीद के साथ चलें। बड़ी देर से यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे बहुत से इदारे हमारे जो हैं वो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर संडे को ऐड आ रहे हैं, हर संडे को एग्ज़ाम हो रहे हैं, और आपके सामने मल्टीफेरियस डिपार्टमेंट जो हैं पड़े हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज़, ये इसी तरह के साथ साथ सिमल्टेनियस आपके चलते रहने चाहिए। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी सीट में आप लोग बैठे होंगे। सर एक 1:5 की रेशो से बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। सर एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक है PhD है, लेकिन इंटरव्यू में जो प्रेजेंट करता है ग्रेजुएशन वाला अच्छा कर जाता है, तो सर ये किसको प्रायोरिटी देंगे 1:5 के रेशो में? देखिए, जहाँ तक हायर क्वालिफिकेशन की आप बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का ये शुरू से ही एक प्रिंसिपल है कि कुछ जॉब्स में इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन मांगी होती है, और फिर नीचे मेंशन भी किया होता है कि हम प्रेफर करेंगे हायर क्वालिफिकेशन को। जैसे इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का था कि उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि हम प्रेफर करेंगे कि जो लोग हायर क्वालिफिकेशन होगी, जिन लोगों ने लॉ किया होगा, तो हम उनको प्रेफर करेंगे। नॉर्मली होता ये है कि अब ये जॉब्स होती हैं ये ग्रेजुएशन पे या मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए दी जाती हैं, तो उस पर प्रेफरेंस का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है। जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। हो सकता है कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हो लेकिन फिट फॉर जॉब हो। आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा एक मेंबर बच्चे को इसीलिए फॉरगो कर देता है, इसीलिए छोड़ देता है कि अगर इसको हमने ले लिया तो कल को ये बच्चा तो जॉब छोड़ जाएगा। अक्सर आप देखते हैं कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको कहते हैं कि आपने CSS क्यों नहीं किया, तो बच्चे का आंसर होता है कि देखिए सर, मैंने नायब तहसीलदार का इम्तहान देना है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो CSS है, तो इंशाल्लाह मेरी तैयारी मुकम्मल है। तो मैंने कहा इस तैयारी में मैं नायब तहसीलदार भी दे देता हूँ, फिर यूँ ही CSS के इम्तहान आएगा तो इंशाल्लाह मैं तैयार बैठूँ, मैं CSS करूँगा। अब मेंबर क्या सोचता है? मेंबर सोचता है कि मुझे इसके पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है, मुझे उसको ये जॉब देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा तो कल CSS कर जाएगा, कल को फिर ये जॉब खाली होगी, फिर जो इसका डिपार्टमेंट है फिर से एडवर्टीजमेंट देगा, फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसेस करेगी और फिर डिपार्टमेंट को भेजेगी, उसके दोबारा से ट्रेनिंग की जाएगी। आपको पता है नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मद्देनज़र रखी जाती है। मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि उनको एक सूटेबल कैंडिडेट फॉर सूटेबल जॉब चाहिए होता है। एक ऐसा बच्चा जो अपने आप को ये शो कराता है कि मैं नायब तहसीलदार के लिए मैं नायब तहसीलदार ही बनना चाहता हूँ, फिर यहीं से मैं तरक्की करूँगा, उस बच्चे में मेंबर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो अक्सर हायर क्वालिफिकेशन के जो बच्चे होते हैं उनका ये जहन होता है कि वो बार बार अपने इंटरव्यू में हायर क्वालिफिकेशन का जिक्र करते हैं और बार बार मेंबर को बता रहे होते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए जॉब में और फिर हम एक और बड़ी जॉब पे चले जाएंगे। तो ये इटसेल्फ जो है मेंबर इस पे जो सोच रहा होता है, वो ये सोचता है कि ये बच्चा तो थोड़ी देर के लिए आया, इसके बाद ये बच्चा चला जाएगा। उसका आंसर जो है उसे एक मिसफिट कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहा होता है, जिसका बच्चे को खुद से पता नहीं होता। तो आप ये जहन में रखें कि आपके आंसर ना बहुत बुलंद बांग दावे होने चाहिए, ना बिल्कुल ही कहीं नीचे की बात होनी चाहिए। एक ऐसी बात हो जो सूट करे आपकी जॉब को और सूट करे आपके गोल्स की तरफ, आपके विजन की तरफ और आपके डेस्टिनेशन की तरफ। उसको नो डाउट वो जॉब होती है जिसके लिए स्पेसिफिक जॉब के लिए गैर बैठे होते हैं। जब हमें इंटरव्यू में किसी चीज़ क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, उस वक्त हमें सिर्फ वो वाली क्वालिफिकेशन मेंशन करनी चाहिए जो रिक्वायर्ड होती है, या हम उससे हायर भी कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो कोई आपकी हायर क्वालिफिकेशन आपकी जॉब के हवाले से आपको कोई एक्स्ट्रा देती है, उसमें वेटेज देती है, तो फिर तो वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे सपोज आप एंटी करप्शन की जॉब के लिए गए में, तो आपने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया हुआ, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया। तो ये चीज़ आपकी जो जॉब है डायरेक्ट उसको सूट करती है और आपको आपकी वेटेज उसको मज़ीद इन्हांस कर देती है। लेकिन आप साथ में अगर बताते हैं कि आपने एक और ऐसे सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं कि उसमें आप PhD कर रहे हैं, तो वो आपसे ज़रूर कहेगा कि आप PhD कर रहे हैं, तब लेक्चरर के लिए क्यों नहीं जाते? आप जब PhD कर रहे हैं, सपोज आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ में PhD कर रहे हैं, तो आपको कहेगा कि आप लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों नहीं बन जाते? अब
ये देखें कि आपकी जॉब क्या है, जिस जॉब के लिए आप उस दिन के लिए गए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपका कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सी ऐसी स्किल है जो जॉब के हवाले से एक मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। आप वो चीज़ें जितनी भी आपके पास है, जितना पोर्टफोलियो आपका है, सारा उनके साथ शेयर करें, लेकिन इररेलेवेंट पोर्टफोलियो उनसे शेयर नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ।